अनुवाद पुनरीक्षण वास्तव में अत्यंत आवश्यक कार्य भी है, क्योंकि जब जब हम अनुदित सामग्री के ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनमें अनुवादक से कहीं चूक हुई है, गलती हुई है या अनुवाद गलत हो गया है, तो अनुदित सामग्री को देखकर पाठक के लिए बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है, बहुत हास्यास्पद अनुवाद हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाषा का वह जो मूल रूप है, जो उसकी सृजनात्मकता है, जो उसकी नैसर्गिकता है, अनुवाद में अनुवादक उसकी भी रक्षा कर सकता है। थोड़ा अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ सकता है, और यह कतई आवश्यक नहीं है कि हर बार आप कोशजीवी अनुवाद करें। अपने विवेक से, अपने अनुभव से, अपनी एक सुदीर्घ अभ्यास वृत्ति से भी हम अच्छे सटीक सार्थक अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन जब अनुवादक से चूक होती है तो पुनरीक्षक की आवश्यकता पड़ती है। पुनरीक्षक एक प्रकार से अनुदित सामग्री का संशोधन करने वाला विशेषज्ञ होता है। उसे दोनों भाषाओं की, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की, जिसे हम सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, उसकी समझ होती है। और मान लीजिए कि अनुवाद विधि की सामग्री का है, वाणिज्य की सामग्री का है, तो फिर उसे उस विषय की भी समझ होनी चाहिए, तभी वह ठीक से पुनरीक्षण कर सकता है और पुनरीक्षण की क्रिया प्रक्रिया से न्याय भी कर सकता है। अनेक उदाहरण अनुवाद के माध्यम से लोक में, समाज में, शिक्षा में, कार्यालय में, प्रशासनिक व्यवस्था में और यहाँ तक कि मीडिया में हम इस प्रकार के अनुदित रूपों को देखते हैं तो बहुत कभी कभी चिंता भी होती है, कभी कभी हास्यास्पद भी हो जाता है। पूरे देश में जगह जगह एक्सीडेंट प्रोन एरिया लिखा है सड़कों पर, वह क्षेत्र, वह स्थान जहाँ पर सामान्यतः दुर्घटना हो जाती है। और ये एक प्रकार का संदेश है सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए, वाहनधारियों के लिए, कि यहाँ गाड़ी ध्यान से चलाएं, सावधानी से चलाएं, क्योंकि यहाँ दुर्घटना की संभावनाएं हैं, ये स्थान ऐसा है कि खतरनाक है। तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया का अनुवाद अधिकांशतः गलत अनुवाद देखने को मिलता है। या तो अनुवाद मिलेगा दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र। अब प्रश्न ये कि यदि ये क्षेत्र ही दुर्घटना से ग्रस्त हो गया है तो फिर इसे खुला क्यों छोड़ा हुआ है, इसको तो बंद करना चाहिए। कहीं कहीं अनुवाद मिलता है दुर्घटना बहुल क्षेत्र, मतलब यहाँ खूब दुर्घटनाएं होती हैं। तो फिर क्या करें हम, वाहनधारी क्या करे? अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो उसका कोई इलाज करना चाहिए, उसकी कोई निदान करना चाहिए। या कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है। दुर्घटना की संभावना है, दुर्घटना एक नकारात्मक शब्द है, संभावना एक सकारात्मक शब्द है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये तो नहीं हो सकता। इसलिए अनुवादक को इस बात का ध्यान रखना है कि हम इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते हुए कहना क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हम कहना यही चाहते हैं कि ये जो क्षेत्र है जहाँ से आप निकल रहे हैं, टू व्हीलर से, थ्री व्हीलर से, फोर व्हीलर से, छोटे वाहन से, बड़े वाहन से, तो आपको गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है। या तो ये मोड़ खतरनाक है, या ये चौराया खतरनाक है, या ये स्थान जहाँ से अनेक तरफ से वाहनों का आवागमन होता है और चूक से, असावधानी से दुर्घटना होती है। तो कहना ये चाहते हैं कि गाड़ी बहुत
धीरे बहुत सावधानी से इस स्थान पर चलाएं ताकि दुर्घटना ना हो। लेकिन अब ये इतने बड़े मंतव्य और वाक्य को हम सड़क पर लिखकर बोर्ड में, होर्डिंग में, पोस्टर में तो नहीं लगा सकते। तो इसका भी एक मनोविज्ञान है, इस तरह की सामग्री का अपना एक मनोविज्ञान है कि चलते चलते वाहन चालक ऐसे निर्देशों को देख ले, पढ़ ले और उसका अर्थ ग्रहण कर ले। इसलिए ये जो वाक्य है, दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, दुर्घटना बहुल क्षेत्र, ये एक असावधानी अनुवादक की दिखाते हैं, लापरवाही या उदासीनता दिखाते हैं। इसे करना चाहिए दुर्घटना आशंकित क्षेत्र। आशंका है यहाँ कि एक्सीडेंट या दुर्घटना हो सकती है, इसलिए अब ये जो निहितार्थ है वो ये कि इसलिए आप गाड़ी सावधानी से चलाइए, धीरे चलाइए, ताकि दुर्घटना का शिकार ना हो आप और कोई और। इसलिए जो पुनरीक्षक होता है वो एक तरह का कस्टम ऑफिसर होता है। हमने जब हवाई यात्रा करते हुए किसी हवाई अड्डे पर जाते हैं या कहीं से लौटते हैं, तो जो एक अवैधानिक वस्तु है या अवांछित वस्तु है, अगर वो कोई होती है किसी व्यक्ति के पास, किसी यात्री के पास, तो उसे कस्टम से गुजरना पड़ता है। कस्टम ऑफिसर की जो आंख होती है वो बड़ी प्रखर होती है, बड़ी तीव्र होती है। उसके सामने से, यानी पुनरीक्षक जब कस्टम ऑफिसर की भूमिका निभाता है तो उसके सामने से पूरी अनुदित सामग्री ऐसे ही निकलती है जैसे एक्सरे मशीन से, जैसे कस्टम ऑफिसर की दृष्टि से कोई व्यक्ति या सामान निकलता है। इसलिए विदेश से आगमन करने वाले का पूरा सामान वो है मशीन पर जाता है। एक्सरे मशीन हो सकती है, स्क्रीनिंग मशीन हो सकती है, और फिर कस्टम ऑफिसर को यदि किसी पर संशय है, संदेह है, तो वह उसे भी रोककर उसकी सामान की चेकिंग करता है, जांच करता है। ये जो चेकिंग और जांच है, क्रॉस चेकिंग है, यही पुनरीक्षक अनुवाद में करता है। इसलिए अनुदित सामग्री में सब कुछ पारदर्शी होकर पुनरीक्षक के सामने से जाता है, निकलता है। तो ये जो तमाम इस तरह के अनुदित रूप मिलते हैं, बहुल क्षेत्र या संभावित क्षेत्र या ग्रस्त क्षेत्र आदि, ये इसी बात के उदाहरण हैं और ये प्रेरणा देते हैं हमें कि हमें सोच समझकर विवेकपूर्ण अनुवाद करना चाहिए। क्योंकि अनुवाद कोई खाला का घर नहीं है, जो भी आए और अनुवाद कर ले, ऐसा तो नहीं है। अनुवादक को दक्ष होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, उसकी अपनी कुछ अर्हताएं हैं उनको पूरा करने वाला होना चाहिए, उसे अनुवाद विषय और अनुशासन के मर्म की समझ होनी चाहिए। इसीलिए कबीर ने कहा भी था, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस उतारे भुई धरे तो यही घर में जाई। बेशक कबीर ने भक्ति मार्ग के लिए कहा, साधना के लिए कहा कि ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो अपने दंभ को, अपने अहंकार को बाहर छोड़ना होगा। अक्सर अनुवादक ये समझ लेता है कि मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ, बहुत दक्ष हूँ, बड़ा समर्थ हूँ, बड़ा सक्षम हूँ, मेरा अनुवाद तो गलत हो ही नहीं सकता। ये जो प्रेजुडिसनेस है, ये जो पूर्वाग्रह है, ये नहीं, हम अनजाने में अनुवाद में त्रुटियां कर बैठते हैं। तो आवश्यकता है कि जिस तरह से कबीर कहते हैं कि ये खाला का घर नहीं, खाला कहते हैं मौसी को, ये जो भक्ति का, अध्यात्म का, दर्शन का क्षेत्र है, ये खाला का घर नहीं है। ऐसे ही अनुवाद भी खाला का घर नहीं है कि कोई भी आए और अनुवाद करने लगे। केवल 2 भाषाओं के ज्ञान से अनुवाद नहीं होता। केवल कोश देखने की कला से अगर विज्ञ हो और सोचे मैं अनुवादक हो जाऊंगा, तो वो नहीं होता। ट्रांसलेशन इज ए टेक्निक, अनुवाद एक तकनीक है।
अनुवाद एक कला है, आर्ट भी है, अनुवाद एक विज्ञान भी है, अनुवाद एक शास्त्र भी है। तो ये जो बहुआयामी वैशिष्ट्य से युक्त विधा है, उसके लिए अनुवादक को और पुनरीक्षक को भी उतना ही समर्थ सक्षम अपने आप को बनाना होता है। इसलिए ये जो तमाम अनुवाद हैं जो लापरवाही से किए हुए हमें जन सामान्य को दी जाने वाली सूचनाओं में मिलते हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी मिलते हैं, होल्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स पे भी मिलते हैं, वो वास्तव में चिंता का विषय होते हैं। कई जगह तो हिंदी में ही बहुत विचित्र ढंग से लिखा होता है, जहाँ ये नहीं समझा जाता, सोचा जाता कि इसमें विशेषण क्या है और विशेषण किसका है और उसे कहाँ प्लेस करना है, कहाँ लगाना है। ताजी भैंस का दूध, ताजी भैंस तो नहीं होती, दूध ताज़ा होता, भैंस का ताज़ा दूध। तो ताज़ा पहले लगाने से ताजेपन का वजन बढ़ जाता है। एक ऐसी सोच, एक ऐसी मानसिकता है। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से ही नहीं, भावार्थ की दृष्टि से भी वाक्य गलत हो जाता है। ताज़ा गन्ने का रस, है ना। ये इस तरह के कई उदाहरण हैं जो हमें हिंदी में, अंग्रेज़ी में, तमाम भारतीय और विदेशी भाषाओं में कभी कभी मिल जाते हैं, जो हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं और हमें लगता है कि ये जल्दबाजी में या लापरवाही में या अज्ञानता से किए गए अनुवाद या वाक्य विन्यास की का प्रमाण है। बच्चों को काट कर फल खिलाओ। अब ये जो वाक्य है ये बड़ा आपत्तिजनक भी है, चिंताजनक भी है कि क्या ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को जिनको फल खिलाना है पहले उन्हें काटें, यानी बच्चों को काट कर फल खिलाओ। ये जो वाक्य है ये अज्ञानता का द्योतक है। वस्तुतः होना क्या चाहिए, फल काट कर बच्चों को खिलाओ। इस तरह के वाक्य हम बना सकते हैं। तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि भाषा के मर्म को समझे बिना अंग्रेजी वाक्यों का अंधा अनुकरण करते हुए जब अनुवाद किया जाता है तो बड़ी समस्याएं आती हैं। अंग्रेजी की छटा को, छवि को हम हिंदी पर आरोपित कर देते हैं और ये आरोपण इस बात का द्योतक है कि हम अंग्रेजी व्यवस्था को हिंदी पर आरोपित कर रहे हैं, तो जो बोधगम्यता है उस पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है। जैसे चिड़िया उड़ी और पतंग उड़ी, दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। अब इनका अनुवाद करना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चिड़िया तो अपने आप उड़ रही है, उसे कोई उड़ा नहीं रहा, लेकिन पतंग अपने आप नहीं उड़ रही, उसमें कोई कर्ता है। इसलिए अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया आदि के भेद भी भाषा की प्रकृति के आधार पर होते ही होने चाहिए। इसलिए शुद्ध और सटीक अनुवाद के लिए हमें स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं की व्याकरणिक समझ होनी चाहिए, भाषा की प्रकृति का बोध होना चाहिए, भाषा के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। ये सब बिंदु बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। एक अन्य उदाहरण देखें, द डेक्वाइट सक्सीडेड इन एस्केपिंग। अंग्रेजी में इस तरह के वाक्य प्रचुर मात्रा में हमें पत्र पत्रिकाओं में मिलते हैं, किताबों में मिलते हैं। द डेक्वाइट सक्सीडेड इन एस्केपिंग। अब क्योंकि सक्सीडेड शब्द है अंग्रेजी में और अंग्रेजी की प्रकृति के हिसाब से वो ठीक है, वहाँ के पाठकों को, अंग्रेजी के ग्राहकों को ये बात, इस वाक्य के निहितार्थ का बोध हो जाता है, वो समझते हैं। लेकिन हिंदी में यदि हम अनुवाद कर दें कि डाकू भागने में सफल हो गए, क्योंकि सक्सीडेड इन एस्केपिंग है, भागने में सफल हो गए, तो ये अनुवाद संभवतः हिंदी की प्रकृति के ठीक विपरीत होगा, विरुद्ध होगा। ऐसा लगेगा जैसे भागने में सफल हो गए तो हम डाकुओं की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि सफल होना तो एक अच्छी बात है। लेकिन डाकू अगर जेल से भाग गए, पूरी व्यवस्था को धोखा देकर निकल गए, प्रवंचित करके निकल गए, तो फिर ये भागने में सफल हुए जैसा वाक्य जो है वो गले नहीं उतरता। इसलिए डाकुओं की प्रशंसा न करते हुए हमें इस बात को सोचना चाहिए कि पूरी व्यवस्था की आंखों में धूल डालकर वो डाकू निकल गए, भाग गए। इसलिए हमें अनुवाद करना चाहिए कि डाकू भाग गए, भाग निकले,
न कि भागने में सफल हो गए। तो ये इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है कि हमें प्रयोक्ता समुदाय की अपेक्षा को, ग्राह्यता को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनुवाद करना चाहिए, वाक्य का विन्यास तैयार करना चाहिए। क्योंकि डाकुओं के भागने की सफलता ये एक प्रकार से उनकी प्रशंसा का वाक्य बन जाता है। बहुत जगह हमने देखा ब्लाइंड टर्न लिखा है सड़कों पर, जहाँ थोड़ा इस तरह के मोड़ होते हैं कि दूसरी तरफ से आने वाले व्यक्ति या वाहन का पता नहीं लगता, जो बिल्कुल 90 के कोण के मोड़ होते हैं। कुछ जगह पर तो ऐसे स्थलों पर एक बड़ा गोल लुकिंग ग्लास, शीशा भी लगा होता है, ताकि दोनों तरफ से आने वाले एक दूसरे वाहन को देख सकें और दुर्घटना ना हो। लेकिन ब्लाइंड टर्न का हिंदी अनुवाद जगह जगह लिखा है अंधा मोड़। अब ये जो त्रुटि है, ये जो गलती है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि डिक्शनरी में ब्लाइंड शब्द देखा तो सबसे पहला अर्थ वहां पर अंधा मिला। एक तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हर बार कोश हमारी मदद करेगा, ये कतई आवश्यक नहीं है। और यदि कोश में से हमें 2, 4, 6, 10 शब्द मिल भी रहे हैं तो उनमें से कौन सा सटीक, सार्थक, संदर्भ सापेक्ष चयन होगा, इसकी समझ, इसका बोध भी अनुवादक के पास होना चाहिए। इसलिए हमारे वो अनुवादक जो लापरवाही करते हैं, उनसे ये अशुद्धियाँ, ये त्रुटियाँ होती हैं। हालांकि वो अनुवादक होते हैं, भाषा अधिकारी होते हैं, लेकिन अनाभ्यास के, अज्ञानता के, भाषा का भी एक मनोविज्ञान है, भाषा का भी अपना एक सौंदर्य शास्त्र है। और जो ग्राहक है, ग्राह्यता जिसकी सुनिश्चित करनी है, उसका भी अपना एक मनोविज्ञान है। जैसे कंज्यूमर का, उपभोक्ता का मनोविज्ञान होता है, ऐसे भाषा के ग्राहक का भी मनोविज्ञान होता है। वो क्या चाहता है, उसकी अपेक्षाएं अनुवादक से क्या है, और हम क्या चाहते हैं, जो यात्री को, सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को, समूह को बताना चाहते हैं, या हम जो जन सामान्य को सूचना और समाचार देना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए खतरनाक मोड़ अनुवाद कर सकते हैं ब्लाइंड टर्न का, कोई आवश्यक नहीं कि उसे अंधा मोड़ कहें। इस तरह मित्रों, पहला अगर कर्म पुरुष अनुवादक है, वास्तव में जो अनुवाद है वो पहला कर्म पुरुष अनुवादक है, और उसको परिष्कार देने वाला दूसरा कर्म पुरुष पुनरीक्षक है। यदि संभव हो तो तीसरा कर्म पुरुष मूल्यांकक भी, इवेल्युएटर भी होता है, जो अनुवादक के द्वारा किए गए अनुवाद को, पुनरीक्षक द्वारा किए गए पुनरीक्षण को भी देखता है, और फिर स्रोत और लक्ष्य भाषा की समतुल्यता को ध्यान में रखकर, सममूल्यता को ध्यान में रखकर उसका मूल्यांकन करता है, और कोशिश करता है कि उस मूलार्थ को अक्षुण्ण रखने में यदि उसकी कोई भूमिका है, वो कुछ कर सकता है, तो वो उसे करे। वास्तव में ये मूल्यांकन स्रोत और लक्ष्य भाषा की सामग्री की तुलना का भी आधार बनता है। वह दोनों की तुलना करते हुए उचित, अनुचित और ग्राह्य, अग्राह्य का निर्णय भी करता है। इसी को अनुवाद में औचित्य बोध भी कहते हैं। भारत में अगर हम देखें अखिल भारतीय स्तर पर, तो सर्वज्ञ अनुवादक ही होता है, ऐसी एक धारणा भी है। लेकिन वह जो अनुवादक है वही कभी कभी पुनरीक्षक की भूमिका भी निभाता है, और अपेक्षा अनुसार वो मूल्यांकक भी हो जाता है। किंतु वस्तुतः ऐसा करने से दोष और त्रुटियों का निवारण करने में चूक हो जाती है। दो अनुवादक अगर किसी एक कार्यालय में हैं, अब तो अनुवादक को अनुवाद अधिकारी कहा जाता है, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी। तो वो परस्पर दोनों यदि मित्र हैं
और मूल्यांकन का काम दिया गया है, तो वो उस कार्य को बिना देखे बिना पढ़े एक पूर्वाग्रह के तहत कि मेरा मित्र है, बहुत अच्छा अनुवादक है, ऐसा समझकर उसे 2-3 दिन में 4 दिन में आगे बढ़ा देता है, ये कहकर कि अनुवाद बहुत अच्छा है। तो ये जो चौर्य कर्म है या दिए गए दायित्व से भागने की वृत्ति है, ये गलत अनुवाद, अनर्थ अनुवाद को जन्म देती है। व्यक्तिगत राग द्वेष से पुनरीक्षक को, अनुवादक को ऊपर उठना चाहिए, भाई भतीजावाद से भी ऊपर उठना चाहिए, और अपेक्षा पूरी तरह से निष्ठा की है, समर्पण की है, निष्पक्षता की है और तटस्थता की है। यानी जो पुनरीक्षक होता है वो भले ही अनुवादक पुनरीक्षक हो या विशुद्ध रूप से पुनरीक्षण करने वाला व्यक्ति हो, हिंदी अधिकारी हो, राजभाषा अधिकारी हो, डायरेक्टर ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा के निदेशक के रूप में काम कर रहा हो, जो भी इस दायित्व का निर्वाह करते हैं, उनमें निष्ठा की अत्यंत आवश्यकता है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि अनुवाद एक सेतु है, और ये सेतु बनाने वाला व्यक्ति हमारा अनुवादक है। यदि सेतु बनाने वाला इंजीनियर निष्ठावान ना हो और कपट करे, छल करे, प्रवंचना करे, तो फिर सेतु ध्वस्त होता है। इसलिए निष्ठा का सीमेंट और संकल्प का लोहा, ये अनुवाद के पुल में, सेतु में अत्यंत आवश्यक होता है। तो जब पुनरीक्षक और अनुवादक निष्ठावान होंगे तो निर्दोष अनुवाद आएगा, निष्पाप अनुवाद आएगा। लेकिन यदि अनुवादक से कहीं निष्ठा में कोई कमी आ जाती है, छूट जाती है, तो फिर अनुवाद में दोष पैदा होता है। इस दोष का निवारण फिर पुनरीक्षक करता है। निष्ठा के साथ साथ समर्पण भी चाहिए, डिवोशन, निष्पक्षता भी चाहिए, इम्पार्शियलिटी, तटस्थता भी चाहिए। कहीं डावाडोल नहीं होना किसी व्यक्ति की तरफ, किसी व्यवस्था की तरफ, किसी सामग्री की तरफ, कोई आग्रह पूर्वाग्रह नहीं रखना मन में, क्योंकि हम तो अनुवाद का मूल्यांकन करते हुए, उसकी जांच परख करते हुए उसे शुद्ध और मानक बनाने का काम करते हैं। इसी कारण अनुवाद को स्वतंत्र सत्ता होकर भी हम देखें, आज वो इन्हीं दोषों के कारण, इन्हीं त्रुटियों के कारण, इन्हीं असावधानियों, चूकों के कारण वो बहुत उपेक्षित सा हो जाता है, विलुप्त प्राय होने लगता है। पुनरीक्षक सोचता है कि पड़ोसियों के बच्चे की देखभाल मैं क्यों करूं। यानी एक प्रकार से जो अनुवाद है वह पुनरीक्षक को लगता है वो तो किया है अनुवादक ने, और इसकी बारीकी से जांच, इसके संशोधन संवर्धन का दायित्व, इसका निर्वाह मैं करूं। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे बच्चा तो पड़ोसी का है, लेकिन उसका लालन पालन, देखभाल मुझे करनी पड़ रही है। पर वस्तुतः ये तो पुनरीक्षक का दायित्व है कि उसे एक दाई माँ की भूमिका निभानी होती है। वो एक विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है, सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, वह स्तुत्य हो जाता है, वो प्रणम्य हो जाता है, वो वंदनीय हो जाता है। जैसे प्यासे आदमी को पानी पिलाना हो या किसी अतृप्त भूखे आदमी को खाना खिलाना हो और वो हम काम कर दें, तो जो संतुष्टि मिलती है, जो तृप्ति मिलती है, यही अनुवाद करते हुए, अनुवाद की जांच करते हुए, पुनरीक्षण करते हुए पुनरीक्षक को मिलती है, मिलनी भी चाहिए। यदि एक अन्य वाक्य से हम इस बात को समझें, जयप्रकाश नारायण हैज गॉन अगेन इनटू ए स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अंग्रेजी की प्रवृत्ति के हिसाब से यह वाक्य ठीक हो सकता है। जयप्रकाश नारायण हैज गॉन अगेन इनटू द स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। फिर यह भी क्या जरूरी है कि अंग्रेजी ही ठीक लिखी गई हो। कई बार स्रोत भाषा की सामग्री ही ठीक से प्रस्तुत नहीं की गई होती। अब अनुवादक मक्षिका स्थाने मक्षिका या न छोड़ो न जोड़ो के मूल मंत्र को ध्यान में रखकर अनुवाद करता है। वह एक अंध और अनुकरणवादी अनुवादक बन जाता है। इसी कारण इस वाक्य का अनुवाद जो प्रकाशित हुआ वह था, जयप्रकाश नारायण फिर बेहोशी की हालत में चले गए। अब हमारे समाचार पत्र जो हैं वो अब भाषा की शुद्धि और मानकता के लिए
वाक्य की संप्रेषणीयता के लिए उतने चिंतित नहीं होते जितने कि वो अपनी पत्रिका के, अखबार के संचरण के लिए, उसकी पठनीयता बढ़ाने के लिए, उसकी ग्राहक की संख्या बढ़ाने के लिए चिंतित होते हैं। इसलिए जयप्रकाश नारायण फिर बेहोशी की हालत में चले गए, इस वाक्य का अनुवाद पढ़कर ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर चले गए, उठे और चले गए, एक कमरे से निकले और दूसरे में चले गए। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई बेहोशी की हालत में जाता नहीं है, बेहोश हो जाता है। तो जयप्रकाश नारायण फिर बेहोश हो गए। बहुत सीधा सरल सहज अनुवाद कर सकते हैं। तो भाषा निर्माण, भाषा प्रसार और विस्तार में उसकी भूमिका अविस्मरणीय हो जाती है। इसलिए भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो चाहे किसी भी अनुशासन में हो, मीडिया हो, शिक्षा हो, ज्ञान विज्ञान हो, तकनीक हो, प्रौद्योगिकी हो, उसे इस जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए कि हमें तो संप्रेषण लक्ष्य को मूल लक्ष्य मानना है और भाषा के मौखिक लिखित रूपों के साथ साथ औपचारिक और अनौपचारिक प्रयोग भी, इनका भी ध्यान रखना है। इसलिए उपयुक्त अनुवाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह अनुवाद है। जयप्रकाश नारायण उठे और जानबूझकर बेहोशी की हालत में चले गए, हम ऐसा नहीं कहना चाहते। हम तो कहना ये चाहते हैं कि वो पुनः बेहोश हो गए। इस तरह मित्रों, हम देख सकते हैं कि अनुवाद वास्तव में एक चुनौती भरी विधा है, अनुशासन है, लेकिन फिर भी इतिहास साक्षी है कि एक से एक बेहतरीन अनुवाद साहित्यिक रचनाओं का, साहित्येतर रचनाओं का, ज्ञान विज्ञान की, तकनीक की, प्रौद्योगिकी की रचनाओं का, शिक्षा दीक्षा की रचनाओं का हुआ है, होता रहा है और अभी भी हो रहा है। अब इसके लिए अनुवादक को और पुनरीक्षक को अपनी जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए और अब हो भी रहा है। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।